हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में प्रशासन के बारे में। ठीक, तो दिल्ली सल्तनत का किस प्रकार का प्रशासन था, उन सब से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में आज कवर हो जाएंगे। ये वीडियो आरओ के एग्ज़ाम के लिए और इसके साथ जो है अन्य एग्ज़ाम के लिए जहाँ पे हिस्ट्री पूछा जाता है उसके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। मैं वीडियो के बीच में कभी भी कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है ना। और बिना किसी देरी के जो हम डायरेक्ट टॉपिक पे बात करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है 2 घंटे और 3 घंटे वाली वीडियो जिसमें बार बार बोलते हैं लाइक करो, शेयर करो, ये करो, वो करो, उससे अच्छा है इस वीडियो को देख लो। इस वीडियो में 20 मिनट में जो है मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि 3 घंटे का कंटेंट आपको मिलेगा। बिना किसी देरी के आइए डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है ये की जा रही है दीवान-ए मुस्तक राज, ठीक है ना। क्या नाम है? दीवान-ए मुस्तक राज विभाग की स्थापना जो है किसके कार्यकाल में की गई थी? तो ये जो की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के कार्यकाल में। ये अलाउद्दीन खिलजी वही अलाउद्दीन खिलजी था जो पद्मावती पर मोहित हो गया था और जिसके कारण इसने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक, इम्पोर्टेंट है, याद करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, सल्तनत काल के अधिकांश जो अमीर एवं सुल्तान जो किस वर्ग के थे? तो ये जो थे तुर्क वर्ग के। किसके वर्ग थे? तुर्क वर्ग के। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है फिरोज शाह तुगलक। कौन? फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में जो है धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? यह था तेलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ, ठीक है, तेलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ। नेक्स्ट बात कर रहा है विजारत का चरम उत्कर्ष किस वंश के अंतर्गत हुआ था? और ये हुआ था तुगलक वंश के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कह रहा है सल्तनत में या आई कैन से सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी होता था चौधरी। कौन हुआ करता था? चौधरी। नेक्स्ट कह रहा है हक ए सर्व का कर का जो है किस पर लगाया जाता था? हक ए सर्व कर जो है सिंचाई पर लगाया जाता था। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है इस्लामी शरीयत के अनुसार जो है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार। कर मतलब टैक्स, ठीक है ना। इस्लामी शरीयत के अनुसार टैक्स जो है कितने प्रकार के हुआ करते थे? ठीक, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए कि जजिया कर को सर्वप्रथम किसने लगाया था और जो है किसने समाप्त किया था अंतिम रूप से? ठीक है ना, अंतिम रूप से किसने समाप्त किया था? 2 क्वेश्चन आपके लिए, अगर हो सके तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर। अब हम बात करते हैं जजिया कर के बारे में। तो जजिया कर में यहाँ पे कह रहा है कि ये गैर मुस्लिम पर लिया जाने वाला कर था। आप जैसे आप मुस्लिम हैं तो आपसे कर नहीं लिया जाएगा। मान लो एक दूसरा व्यक्ति मुस्लिम है, सॉरी मुस्लिम नहीं है, हिंदू है या अदर धर्म से, ठीक है, तो उससे जो है जजिया कर लिया जाएगा। जजिया कर का मतलब होता था आपकी धर्म की सुरक्षा के लिए लिया जाने वाला कर, ठीक है ना। और एक समय था तब जो है ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था, लेकिन ब्राह्मण हिंदुओं में, बाकी हिंदुओं पे जजिया कर लिया जाता था, लेकिन ब्राह्मणों को इसमें एक तरह से एग्जेम्प्ट थे। ठीक है, ब्राह्मण जो एग्जेम्प्ट थे मतलब ब्राह्मणों पे छूट थी, ब्राह्मणों से जजिया कर नहीं लिया जाता था। लेकिन एक समय आ गया था तब जो ब्राह्मणों से भी जजिया कर लिया जाने लगा था। ठीक, तो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद कर लेना। जो जजिया का जो है गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला एक टैक्स था। ठीक है, जक़ात की अगर हम बात करें तो जक़ात जो है मुसलमानों से उनके आय का 2.5% 2.5% स्वैच्छिक धर्म कर, स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला था। नेक्स्ट कह रहा है को है नेक्स्ट कह रहा है खुम्स। खुम्स जो है ये लूट से प्राप्त धन को कहते थे। देखो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाता, जक़ात जो मुसलमानों से लिया जाता था। कितना? 2.5%, ठीक है ना। स्वैच्छिक धार्मिक कर था, ठीक है ना, धर्म को बचाने के लिए लिया जाने वाला कर ये था जक़ात कर। 2.5% लिया जाता था तुम्हारी इनकम से, ठीक, वार्षिक इनकम से। खुम्स की बात करें, ये लूट से प्राप्त धन हुआ करता था और इसमें जो है 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 4/5 हिस्से को जो है सैनिकों में बांट दिया जाता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो केवल 1/5 जो सैनिकों को दिया जाता था। खुम्स देखो सिंपल है, खुम्स जो है लूट का माल प्राप्त होता है। जैसे किसी शासन काल में कोई सैनिक है, ठीक है ना, जो सैनिक है और दूसरे पड़ोस के जो राजा था उसमें उसने लूटपाट की
और लूटपाट करने के बाद उसे जो धन प्राप्त हुआ वो धन जो है 1/5 भाग जो है वह सुल्तान को दे दिया करता था। जैसे 5 रुपये ले गया तो 5 रुपये में से 1 रुपये उसने सुल्तान को दे दिया और 4 रुपये उसने अपने पास रख लिए। मान लो 10 सैनिक गए, 10 सैनिक ने बाकी के 4 रुपये को आपस में बांट लिया। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी का जो कार्यकाल आया था उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसको जस्ट अपोजिट कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है 5 रुपये में से 4 रुपये अपने पास रखता था और 1 रुपये जो है बाकी सैनिकों को दे दिया करता था। खुम्स मतलब लूट का धन था। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट खराज। खराज क्या हुआ था? ये था भू राजस्व कर और ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। नेक्स्ट बात करें सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम जो है सर्वप्रथम किस के शासन काल में जो है अंकित हुआ था, और ये हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के शासन काल में। ठीक, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे कह रहा है इल्तुतमिश ने जो अपने शासन काल में चांदी का टका एवं चांदी का जीतल नामक के 2 सिक्के चलाए थे। किसने चलाए थे? इल्तुतमिश ने। ठीक है ना। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है सल्तनत काल में। सल्तनत काल में जो है फवाजिल का तात्पर्य क्या था? सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य था कि इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। ठीक, एंड नेक्स्ट की बात करें जवाबित। नेक्स्ट की बात करें जवाबित का संबंध जो है इसे किससे था? ये जवाबित का संबंध जो है राजकीय कानून से था। वहीं बात करें दिल्ली सल्तनत में जो है निरंकुश राजतंत्र की स्थापना जो है किसके काल किस शासक ने की थी? और ये की थी बलबन ने। ठीक, किसने की थी? बलबन ने। क्या की थी? दिल्ली सल्तनत में जो निरंकुश राजतंत्र की स्थापना जो है बलबन ने की थी। किसने की थी? बलबन ने। और बलबन जी भी जो है गुलाम वंश का एक नेक्स्ट शासक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की लड़की थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान ने शासन कब किया था? 1236 से 1239, 39 या फिर 1240 तक। ठीक, क्वेश्चन को हमेशा एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को लिंक करके चलो। जिस प्रकार से एक जंजीर होती है ना, जंजीर में क्या एक कड़ी को दूसरे कड़ी से लिंक कर दिया जाता है, और इसी प्रकार से जंजीर की अगर हम बात करें तो ये अनलिमिटेड लंबाई तक जा सकती है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक क्वेश्चन को लिंक करके पढ़ना है। आगे बात करते हैं, इसमें कह रहा है दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो है ये वजीर हुआ करता था। ठीक है, और जिसी के अधीन में या इसी के अधीन में जो है एक महालेखा परीक्षक होता था। महालेखा परीक्षक। ठीक है, कौन हुआ करता था? महालेखा परीक्षक। आगे यहाँ पे बात की जा रही है सल्तनत काल के या सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें दीवान ए वजारत की बात करें, दीवान ए वजारत, तो इस विभाग का संबंध था वित्त विभाग से। दीवान ए रियासत का संबंध था नियंत्रण विभाग से। दीवान ए मुस्तक राज का संबंध था। ये सारे के सारे क्वेश्चन ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है बेटा, याद करके रख लेना। ठीक है ना कहीं 100% ये क्वेश्चन फंसेगा। दीवान ए रियासत की बात करें ये नियंत्रण विभाग से संबंधित था। दीवान ए मुस्तक राज की बात करें तो ये कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना करता था। और आगे बात करें दीवान ए कोही, दीवान ए कोही की बात करें तो ये कृषि के विकास के लिए इम्पोर्टेंट था। वहीं बात करें दीवान ए कजा, दीवान ए कजा का संबंध न्याय विभाग से था। दीवान ए इंसा का संबंध जो है पत्राचार विभाग से था। दीवान ए अर्ज का संबंध जो है सैन्य विभाग से था। और वहीं आगे बात करें दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत का संबंध जो है विदेश विभाग से था। दीवान ए बरीद का संबंध गुप्तचर विभाग से था। वहीं दीवान ए बंदगान का संबंध जो है दास विभाग से था। बंदगान को आप आराम से याद कर लो। जब भी दास खरीद के लाए जाते थे तो उनको एक जंजीर में डाल दिया जाता था। ठीक है ना, या फिर जैसे हम आज की डेट में पालतू पशुओं को रखते इसी प्रकार से उस समय दासों को रखा जाता था। बंदगान में ऐसे याद कर लो कि बंद करके रखते थे, और बंद करके रखते थे दास, दास का संबंध दास विभाग से। इस प्रकार से आप याद कर लो। इन सारे विभागों को एक बार दोबारा डिस्कस करते हैं, और यहाँ इन सारे विभागों को हम यहीं पे याद करके जाएंगे। दीवान ए वजारत का संबंध वित्त विभाग से, वजारत में वाह और वित्त विभाग में वाह। वही बात करें दीवान ए रियासत, रियासत का संबंध जो नियंत्रण से संबंधित है। ठीक है ना, रियासत नियंत्रण विभाग से संबंधित। दीवान ए मुस्तक राज की बात की जाए तो ये जो कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूला जाता था से संबंधित था। दीवान ए कोही का संबंध जो है कृषि के विकास के लिए था। और दीवान ए कजा का संबंध न्याय विभाग से था। ठीक, आगे बात करें दीवान ए इंसा का संबंध पत्राचार विभाग से था। और दीवान ए अर्ज का संबंध सैन्य विभाग से था।
और दीवान रसालत का संबंध विदेश विभाग से था, वहीं दीवान बरीद का संबंध जो है गुप्तचर विभाग से था। नेक्स्ट अगर बात करें दीवान बंदगान विभाग का संबंध जो है दास विभाग से संबंधित था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, इसको याद करके रख लेना। एकता व्यवस्था की शुरुआत जो है इल्तुतमिश ने की थी, और इल्तुतमिश ने एक और की स्थापना की थी चालीसा की, जिसमें जो 40 तुर्क जो मुसलमान थे उनको इकट्ठा करके एक ग्रुप बनाया था, उसका भी स्थापना इल्तुतमिश ने की थी, और इसको जो है ख़त्म किया था बलबन ने। ठीक है ना। आगे यहाँ पे कह रहा है सल्तनत काल में जो केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति जो है किस में निहित होती थी, और इसकी संपूर्ण शक्ति है ये निहित होती थी सुल्तान में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सल्तनत काल में सुल्तान को जो है सहायता प्रदान करने के लिए मंत्री परिषद को किस नाम से जाना जाता था। ये जो है मजलिस ए खलवत के नाम से जाना जाता था। किसको? मंत्री परिषद को, किसको? सहायता प्रदान करने के लिए। सल्तनत काल में जो है सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए एक मंत्री परिषद गठित की गई थी, जिसका नाम था मजलिस ए खलवत। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था, और ये किया गया था बलबन के द्वारा। ठीक, वही बात करें सल्तनत काल में जो भू राजस्व की दर जो है सामान्यतः कितनी होती थी, और ये होती थी 20 से 25%। ठीक, आगे बात करें सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारियों के बारे में जैसे आरएच ए ममालिक, क्या नाम है? आरएच ए ममालिक का संबंध जो है सैन्य विभाग के प्रधान से था। वहीं बरीद ए ममालिक की बात करें तो इसका संबंध गुप्तचर विभाग से था। वहीं सद्र उस सुदूर का संबंध जो है ये धार्मिक विभाग से था, धार्मिक विभाग का प्रधान से। और अमीर ए आखुर का संबंध जो है ये अश्वशाला विभाग का प्रधान हुआ करता था। इसी प्रकार से सर ए जानदार का संबंध जो है ये सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान हुआ करता था। और अमीर ए हाजिब का संबंध जो है दरबारी शिष्टाचारी के नियमों को लागू करने वाला था। ठीक, अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला एवं साहित्य के बारे में। ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है ये भी टॉपिक, और वीडियो को पूरा देखें प्लीज़, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, और ये था फिरोज शाह तुगलक। कौन सा? फिरोज शाह तुगलक दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अलाई दरवाजा का निर्माण जो है किस सुल्तान ने करवाया था। अलाई, देखो अलाई में अला दिख रहा है, और अलाउद्दीन खिलजी में भी अला दिख रहा है। ठीक है ना। अलाई दरवाजा का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। ठीक है ना। एंड अलाउद्दीन जो खिलजी ने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था, ये दिल्ली में कराया था। और दिल्ली में कहाँ पे कराया था? दिल्ली में जो है जो कुतुब मीनार परिसर है, कुतुब मीनार परिसर के जब हम एंट्री करते हैं तो एंट्री करते समय एक टूटा फूटा गेट सा है, वही जो है अलाई दरवाजा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण जो है ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की जो हम बात करें इसका शिलान्यास किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है ना। और बाकी बात करें 5वीं मंजिल का निर्माण ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, और ये कह रहा है तूती ए हिंद, क्वेश्चन कह रहा है तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म जो पटियाली एटा में हुआ था, और एटा से कट के एक कासगंज डिस्ट्रिक्ट बन गया है। तो आज की डेट में ये कासगंज में पहुंच गया है। ठीक है ना, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, और इसी प्रकार से यहाँ पे आगे कह रहा है वे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ थे। ठीक है ना। और अमीर खुसरो जो है इनको खड़ी बोली का जनक के नाम से जानते, और इन्होंने जो सितार एवं आई थिंक बीड़ा का इन्होंने जो खोज की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत में कौन सा मकबरा जो है सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। भारत में सबसे पहले कौन सा मकबरा शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था? ये हुआ था बलबन का मकबरा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? यह था अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अमीर खुसरो ने जो किस भाषा के विकास में जो अग्रणी भूमिका निभाई थी? ये खड़ी बोली, और अमीर खुसरो को ही खड़ी बोली का जनक कहते हैं। अमीर खुसरो एटा में जन्म हुआ था, एटा के पास कासगंज में, आज की डेट में
एटा के पास पटियाले में, आज की डेट में कासगंज में पड़ता है। और अमीर खुसरो ने जो है बीड़ा और सितार का जो है बीड़ा और एक नहीं, बीड़ा नहीं, सितार और एक दूसरा और है, उसका इन्होंने खोज की थी। और अमीर खुसरो जो है ये अमीर खुसरो जो है ये 7 सुल्तानों कैसे 7 शासकों के दरबार में इन्होंने देखा था, 7 शासकों के दरबार में आए थे, ठीक है ना। इस प्रकार से कोई क्वेश्चन बनता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, जैसे इमारतें और निर्माता। जैसे कुतुब मीनार की बात की जाए, सभी को बताया कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था, ठीक है ना। बाकी आगे की बात करें, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की बात करें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण कराया था। और ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये जो है इल्तुतमिश ने निर्माण कराया था। वहीं आगे बात करें इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। और हौज ए शमसी या शमसी ईदगाह का निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। बलबन का मकबरा बलबन ने बनवाया। और यहाँ पर बात की जा रही सीरी का किला का निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। हौज ए अलाई का निर्माण हौज ए अलाई, देखो अलाई से ही यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी दिख रहा है, अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। जमात खाना मस्जिद का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। और हजार सितून का निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कराया। और ऊखा मस्जिद का निर्माण जो है मुबारक शाह खिलजी ने कराया था। वहीं आगे बात करें तुगलक बाद का किला जो है ये गयासुद्दीन तुगलक ने निर्माण कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा के निर्माण जो है MBT मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था। एक बार दोबारा हम सभी को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मान के चलो एक क्वेश्चन तो 100% बनेगा। देखो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। अढ़ाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश का मकबरा। और जो है आपका हौज ए शमसी एवं शमसी ईदगाह का निर्माण जो इल्तुतमिश ने कराया था, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बात करें बलबन का किला बलबन का मकबरा ये निर्माण कराया था बलबन ने। आगे बात करें सीरी का किला हौज ए अलाई और जमात खाना मस्जिद हजार सितून और अलाई दरवाजा, इन सभी का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था, ठीक। इसी प्रकार से बात करें मुबारक शाह खिलजी के द्वारा जो है ये ऊखा मस्जिद का निर्माण कराया था। और तुगलकाबाद किला का निर्माण जो गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा का निर्माण जो मोहम्मद बिन तुगलक ने कराया था, ठीक। यहाँ पे लास्ट में देख लेते हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि लाहौर कहाँ पे, पाकिस्तान में जो है भारत में फारसी भाषा के प्रयोग पर और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है, ठीक। थोड़ा सा और रह गया, ये भी कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ग्रंथ के लेखक या ग्रंथ के लेखक, जैसे ग्रंथ का नाम और लेखक का नाम। जैसे संगीत राज की बात की जाए राणा कुंभा ने लिखा, ठीक है ना। रागमाला की बात की जाए पुंडरीक विट्ठल ने लिखा, ठीक है। और इसी प्रकार से हम बात करें नेक्स्ट की बात करें, जैसे ताजुल मासिर का जो है ये लिखा था हसन निजामी ने। तारीख ए दिल्ली का जो लिखा ये खुसरो ने। तारीख ए मोहम्मदी ये लिखा मोहम्मद बहमन या बेहमद खान ने। तारीख ए हिंद ये लिखा अलबरूनी ने। और तारीख ए मुबारक शाही याहिया बिन ने लिखा। और फतवाह ए जहांदारी ये जो है अलाउद्दीन बर्नी ने लिखा। और नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है खजाइन उल फतूह ये अमीर खुसरो ने लिखा। और तारीख ए फिरोज शाही लिखा शम्स ए सिराज अरीफ अफीक ने। और तुगलकनामा ये लिखा अमीर खुसरो ने। और ये इंपॉर्टेंट है, तुगलकनामा की रचना किसने की, अमीर खुसरो ने। फतूहात ए फिरोज शाह ने। और तारीख ए यामिनी की रचना उत्बी ने की थी, ठीक। इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। और यह कह रहा है कि तबाकत ए नासरी की रचना जो है मिनहाज उस सिराज ने की। और रहला की रचना इब्न बतूता ने की। ये वाला जो है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, आ जाता है कई बार एग्जाम में। यहाँ पे कह रहा है किस पुस्तक में जो एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख मिलता है, ये जो है फतवा ए जहांदारी में मिलता है। और वहीं बात करें दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया था, ये प्रदान किया था फारसी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण जो है किस संगीत वाद्य यंत्रों को माना जाता है, ये माना गया है सितार को। वहीं बात करें अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन काल देखा था, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन जाता है। ये वही अमीर खुसरो हैं जिनका जन्म एटा
के पास पटियाली में हुआ, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। पहले एटा डिस्ट्रिक्ट था, अब कासगंज डिस्ट्रिक्ट है, कासगंज के पटियाली क्षेत्र में। अमीर खुसरो को भारतीय हिंदी जो भाषा, जो हिंदी की खड़ी भाषा, इसके जनक माने जाते हैं। अमीर खुसरो ने जो है 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था और निजामुद्दीन औलिया ने भी देखा था। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है नवीन फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी एवं हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता जो अमीर खुसरो को माना जाता है। संगीत वाद्य यंत्र, संगीत यंत्र जो तबला का आविष्कारक जो है कौन थे? अमीर खुसरो। तबला और इसके साथ जो है सितार, इनके दोनों के आविष्कारक जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। बीड़ा का नहीं, बीड़ा मैंने लास्ट टाइम बोला था, हालांकि डिटेल मतलब एक डाउट था, बीड़ा का नहीं, बीड़ा को बजाने वाली माँ सरस्वती हैं। ठीक, इसी प्रकार से बात की जाए कि किस राजदूत शासक के संगीत पर एक पुस्तक की रचना की गई, ये राणा कुंभा के की गई। ठीक, तो इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे भक्ति और सूफी संत के बारे में। भक्ति और सूफी आंदोलन के बारे में बात करें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से मान के चलो एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। ठीक, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।